नमस्कार दोस्तों। आज है 21 दिसंबर और जो आज की क्लास के टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, एक बार को देख लेना। सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड अटैक्स इन इंडिया, उसके बाद देखेंगे वैकेशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और देन जोनल काउंसिल, और फिर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है एसिड अटैक्स इन इंडिया। रिसेंटली ए गर्ल वॉज अटैक्ड विद एन एसिड लाइक सब्सटेंस इन दिल्ली बाई 3 असाइलेंट्स। अभी क्या हुआ ना, रिसेंटली उत्तम नगर दिल्ली के अंदर एक 17 या शायद 18 साल की लड़की थी जिसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया था 3 लड़कों के द्वारा। तो इसी चीज़ को देखते हुए एसिड अटैक्स है ना इंडिया के अंदर डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी सिनारियो को यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है ना, और जो 2019 में उसने करीबन 150 ऐसे मामले रिकॉर्ड किए थे। 2020 के अंदर 105, और 2021 की बात करें तो 102 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनके अंदर एसिड अटैक्स हुए हैं। और इन सारे मामलों में सबसे ज़्यादा जो केसेज हुए हैं वो वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि मोर देन 50% जो केसेज है कहाँ से निकल के आते हैं, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से, जिनके अंदर 83% केसेस के अंदर चार्जशीट फाइल हुई है, जिसमें कन्विक्शन रेट कितना है, 54%, है ना। 2019 का डेटा के अकॉर्डिंग 2020 की बात करें तो चार्जशीट 86 पे, कन्विक्शन रेट 72%, और 21 के अंदर चार्जशीट 89% दर्ज हुई, जिसमें कन्विक्शन रेट क्या रहा, केवल और केवल 20%। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उन्होंने फिर बाद में 2015 में जब ये केसेस ऐसे बढ़ते जा रहे थे, उस टाइम पे एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भी केसेस चल रहे हैं रिलेटेड टू एसिड अटैक्स, उनको स्पीडी ट्रायल्स में डाला जाए और जल्दी से जल्दी उनका उस केस का जो है सज़ा सुनाई जाए उसके अंदर। व्हाट इज़ द लॉ ऑन द एसिड अटैक्स इन इंडिया? जो एसिड अटैक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है इंडिया के अंदर? देखो, 2013 से पहले ऐसे कोई लॉ तो थे नहीं, सेपरेट लॉ नहीं थे, क्योंकि जो एसिड अटैक को उस टाइम पे एक सेपरेट क्राइम के रूप में क्या है ना ट्रीट नहीं किया जाता था। लेकिन 2013 के बाद में इसको एक सेपरेट क्राइम के रूप में ट्रीट किया जाने लग गया, और इसके लिए आईपीसी के अंदर एक नया सेक्शन डाला गया था, 326 ए ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर अगर किसी ने एसिड अटैक किया तो उसके ऊपर कम से कम उसको 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ उनको फाइन भी लग सकता है। और फिर बात करते हैं डिनाइल ऑफ ट्रीटमेंट। अब क्या है ना, कई बार इन जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं जिनके ऊपर अटैक किया जाता है, तो उनकी स्किन बर्न हो जाती है, तो उस टाइम पे उनको उसी टाइम पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो कई बार क्या है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वेट करते हैं पुलिस के आने का, तो अगर वो ट्रीटमेंट देने से मना करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और उनको 1 साल की सज़ा हो सकती है। और अगर पुलिस अपनी एफआईआर को रजिस्टर ना करे तो उनको भी करीबन 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। अब लॉ की बात करते हैं, कैसे रेगुलेट करना चाहिए एसिड की सेल्स को। तो जो पॉइज़न एक्ट 1919 थी, उसमें 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एसिड अटैक्स बढ़ रहे थे इनका संज्ञान लेते हुए एक नया ऑर्डर पास किया गया, जिसमें कहा गया कि आप, गवर्नमेंट को बोला गया कि आप है ना जितनी भी एसिड की सेल्स होती हैं उनको रेगुलेट कीजिए, उनका पता लगाइए कि कहाँ पे उनको सेल किया जाता है और क्या क्या कारण है उनके, तो पूरा डेटा आपके पास ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी ऑर्डर के बेस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, इन्होंने फिर से एक एडवाइजरी जारी की हर एक स्टेट को कि आपको कैसे रेगुलेट करना है एसिड की सेल्स को, ठीक है। और आपको जो फ्रेम है, मॉडल पोजेसन, मॉडल पॉइजन पोजेसन और सेल्स रिकॉर्ड या फिर रूल्स, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर 2013 के अंदर कुछ चेंज किए गए द पॉइजन एक्ट 1919 के अंदर। उसके बाद से हर एक स्टेट को बोल दिया गया कि आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग है ना इनके अंदर थोड़े से चेंज करो। यहाँ पे बात करी गई फिर मेंटेनेंस ऑफ डेटा की कि आपको डेटा को कैसे मेंटेन करना है। पहली बात तो आप बिना वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के आप इसकी सेल नहीं करोगे, है ना। और अगर आपने सेल की है, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि इसके पास ये वैलिड रीज़न है इसको ख़रीदने का, तो उस टाइम पे जो भी आप किसी को सेल करोगे तो उसका ऑन रिकॉर्ड लॉग बुक के अंदर उस परचेज़ को, उस सेल को रजिस्टर करोगे, और साथ ही साथ लॉग बुक के अंदर आप डिटेल डालोगे जो उसको ख़रीदने आया है, किसको आपने बेचा है,
कितनी क्वांटिटी में आपने बेचा है और जो इंसान खरीदने वाला है उसका एड्रेस क्या है और उसने किस रीज़न से इसको खरीदा है। तो ये सब आप वहाँ पे मेंशन करोगे। अब बात करते हैं एज और रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, एज रेस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए अगर आपको इस तरह का कोई भी सब्सटेंस खरीदना है। पहली बात तो आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट का आईडी कार्ड होना चाहिए। ऊपर से आपके पास आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 नहीं, 18 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 18। फिर बात करते हैं कन्फिस्केशन ऑफ एसिड स्टॉक्स। अब मान लो कोई सेलर है, तो उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसके पास कितना एसिड उसने स्टोर करके रखा हुआ है। कोई भी सेलर है, दुकान वाला है, एसिड लेके आया है बेचने के लिए, तो जैसे ही जिस दिन उसने अपनी शॉप के अंदर वो एसिड स्टॉक कर लिया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ के जो एसडीएम है ना, उन ऑफिसर को जाके ये डिक्लेयर करेगा कि हाँ जी मेरे पास इतना एसिड मैंने स्टॉक किया हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो एसडीएम उसके जो स्टॉक है उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, मतलब जब्त भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर 50,000 तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं ए रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट। एज पर द रूल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च लेबोरेटरी, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन सबको अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखना पड़ेगा। कैसे वो स्टोर कर रहे हैं एसिड को और कितना वो यूज़ कर रहे हैं, तो सारा का सारा उनको अपना रिकॉर्ड लॉग बुक के अंदर रखना पड़ेगा। और उसी को जो वहाँ के उनके रीजनल जो एसडीएम होंगे उनके साथ उस चीज़ को साझा करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतना इतना एसिड रखा हुआ है और इतना हम खरीदते थे और इस वास्ते हमने इसको यूज़ किया। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। अब मान लो जिस इंसान ने इसको खरीद लिया, उसने इसको स्टोर कर रखा है, तो उसकी गारंटी है, उसका उसका वो क्या कहते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको अच्छे से सेफ़ली उसको पोज़ेस करेगा, मतलब उसको रखेगा और उसका जो यूज़ है, जिस काम के लिए वो यूज़ करने के लिए लेके आया है ना? शॉप पे जो मेंशन करके आया है, तो उसका यूज़ भी उसी तरह से होना चाहिए। अगर वो किसी और काम में यूज़ करता है उसको, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं क्या-क्या कंपनसेशन या फिर केयर प्रोवाइड की जाती है एसिड विक्टिम्स को। कंपनसेशन की बात करें तो सरकार कम से कम जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, एटलीस्ट 3 लाख रुपए का उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर से जो उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट वो बिल्कुल फ्री रहती है, चाहे वो पब्लिक मतलब सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हो, ये पूरा का पूरा फ्री रहता है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ बेड। देखो जितने भी एसिड विक्टिम्स होते हैं उनकी स्किन बर्न हो जाती है, तो इस वजह से उनकी काफ़ी प्लास्टिक सर्जरी होती हैं, काफ़ी सर्जरीज़ के थ्रू वो निकलते जाते हैं, करवाते रहते हैं। इस वजह से उनके लिए हर एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पे इस तरह की सर्जरी होती हो या फिर इनका जो ट्रीटमेंट होता हो, वहाँ पे 1 से 2 बेड इनके लिए आरक्षित रहते हैं। अब बात करते हैं सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम, जो कि किसके द्वारा चलाए जाते हैं, एनजीओज़ के द्वारा, और वो सारे के सारे फंडेड होते हैं सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं फीफा की। फीफा वर्ल्ड कप, रिसेंटली अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये अभी रिसेंटली 2022 का कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था, तो वहाँ पे अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था। व्हाट इज़ द फीफा वर्ल्ड कप? ये मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है पूरे वर्ल्ड का और 4 साल में एक बार होता है। और सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था, 1930 के अंदर हुआ था, यूरोगे के अंदर, और वो उसी कंट्री ने इसको जीता भी था। ट्रॉफ़ी की बात करें 1930 से 1970 तक, इस ट्रॉफ़ी का नाम क्या था, जेम्स रिमेट ट्रॉफ़ी। ये जो इस टूर्नामेंट को करवाते थे फ्रेंचमैन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था। 1970 के बाद इसको फीफा वर्ल्ड कप के रूप में जाना जाने लग गया। की हाईलाइट बात करें तो 2022 की, तो गोल्डन बूट किसको मिले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हों। गोल्डन ग्लव्स, ये भी अर्जेंटीना के कोई प्लेयर थे। और गोल्डन बॉल की बात करें तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से खेलते हैं और इनको परफॉर्मेंस ऑफ द टूर्नामेंट भी कहा गया। यंग प्लेयर यहाँ पे देख सकते हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, इंग्लैंड को मिला। अब बात करते हैं फीफा की जो वर्ल्ड कप की जो ऑफिशियल बॉल, उसकी जर्नी की, अल रिहाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द जर्नी। और ये किसकी रेफरेंस के मतलब उसमें देते हैं, मतलब जो इसका नाम है, किसकी रेफरेंस से इसका ये नाम पड़ा है,
तो एक ट्रैवलॉग था जो रिटन किसके द्वारा लिखा गया था, इब्न बतूता के द्वारा, जो उनकी जर्नी थी उसके बारे में उसके अंदर लिखा हुआ था। तो उसी का रेफरेंस के नाम पे ये अल रिहाला इसका नाम पड़ा था। तो ये है अल रिहाला, है ना। और जो ये ये बॉल यूज़ होती है जो क्वार्टर फाइनल होते हैं ना, वहाँ तक इस फुटबॉल का यूज़ होता है, ठीक है। क्वार्टर फाइनल्स तक अल रिहाला से पूरा गेम खेला जाता है। और जैसे ही जो सेमीफाइनल और फाइनल मैच होते हैं वो इससे खेले जाते हैं, अल हलीम, ठीक है, सॉरी अल हिल्म, अल हिल्म का यूज़ होता है। और 1930 तक तो देखो कोई भी ऐसी ऑफिशियल बॉल नहीं थी, तो जो दोनों फाइनलिस्ट थे वो सेम बॉल से खेलते थे। सबसे बड़ी हैरानी की बात होगी कि जो 2/3 जो वर्ल्ड कप की जितनी भी फुटबॉल्स हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी फुटबॉल्स हैं, कहाँ पे बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और पाकिस्तान के अंदर सियालकोट नाम की जगह है जो हब मानी जाती है फुटबॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग की। अब बात करते हैं इसका ऑफिशियल मस्कट क्या था। तो ये है इसका ऑफिशियल मस्कट जिसका क्या नाम है, लाइव, है ना। कैसे बोलेंगे, लाइव ही बोलेंगे इसको। तो ये इसका मस्कट था। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेट अगर करें तो अरेबिक को, इसका मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर्स। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, वैकेशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिसेंटली जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा है कि जो अब की बार है ना, सुप्रीम कोर्ट कोई भी वैकेशन बेंच होस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब ये एनुअल विंटर वैकेशन होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो उस टाइम पे पहले क्या होता था, एक वैकेशन बेंच बना दी जाती थी। अगर कोई भी इमरजेंसी केस आ जाता था तो वही बेंच उसको सुनती थी। तो अब की बार क्या है ना, अब की बार ऐसी कोई भी बेंच नहीं होने वाली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अगर देखें तो देखो, सुप्रीम कोर्ट कितने दिन तक काम करता है, साल में 193 डेज काम करता है। और जो हाई कोर्ट है वो 210 दिन काम करता है। और जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं वो 245 डेज काम करते हैं साल के अंदर। ओके। सुप्रीम कोर्ट टेक द ब्रेक फॉर समर वैकेशन, समर वैकेशन की छुट्टियां होती है, फिर दशहरा, फिर दिवाली। और जो विंटर वैकेशन होती है वो दिसंबर के एंड में होती है। तो उस टाइम पे क्या है ना, ये वैकेशन बेंच होती थी पहले, अब की बार से ये भी बंद हो गई। तो यहाँ पे वही सब बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। तो देखो पहले क्या होता था ना, वैकेशन बेंच कौन कौन से केसेस सुनती थी। कोई भी मान लो अप्रोच कर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई भी अर्जेंट मैटर पे प्ली डाल के, तो उसको कौन सुनता था, वैकेशन बेंच सुनती थी। फिर कोई भी बेल का मैटर हो, एविक्शन का मैटर हो, तो वो सारे के सारे मामले किसके सामने आते थे उस समय पे, वैकेशन बेंच के द्वारा उनके सामने आते थे। 2015 के अंदर 5 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेटलिंग अप एनजेएसी, एनजेएसी का मामला समर वैकेशन बेंच ने सुना था 2015 का। 2017 की बात करें तो ट्रिपल ट्रिपल तलाक का मामला आया था उसके सामने, तो 6 दिन तक उसकी भी हियरिंग चली थी, वो भी किसने सुनी थी, वैकेशन बेंच ने। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो लास्ट टॉपिक है वो है जोनल काउंसिल मीटिंग। तो यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर ने इसको प्रिसाइड किया। ये 25वीं ईस्ट जोनल काउंसिल मीटिंग थी जो कि कहाँ होस्ट हुई, कोलकाता के अंदर। तो अभी देखते रहना, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। कितने कितने जोन्स हैं हमारे, और कौन सी सिटी या स्टेट कौन से जोन के अंदर आती है, उसका हेडक्वार्टर क्या है। यहाँ पे आपको सब पता लग जाएगा कि आप कौन से जोन में आते हो और आपका हेडक्वार्टर कहाँ है। जोनल काउंसिल पहली बात तो स्टैचूटरी बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। इनको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के द्वारा इनको बनाया गया था। इंडिया को फ़िलहाल 5 जोन्स के अंदर बांटा गया है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न। और इनको हर एक जोन को एक जोनल काउंसिल को सौंप दिया गया, ठीक है, एक काउंसिल बना दी गई। While forming these zones, several factor has been taken into account। मतलब हर एक जोन को बनाते समय कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखा गया था। पहला तो इंडिया की जो नेचुरल डिवीज़न है उसको ध्यान में रखते हुए, रिवर सिस्टम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चरल और लिंग्विस्टिक एफिनिटी, है ना, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लैंड ऑर्डर, सब चीज़ों को मेंटेन करके ध्यान में रख के इनको बनाया गया था। फिर इन सब जोनल काउंसिल से अलग एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी बनाई गई थी, जिसको एक सेपरेट एक्ट के द्वारा बनाया गया था।
वो कौन सी एक्ट थी? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स ऐड की गई थी? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम, ये सारी की सारी इसमें आती थी। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट आती हैं? तो नॉर्दर्न के अंदर आती है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ और लद्दाख। ये सारी की सारी आती नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के अंदर। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो ये जो जो बच्चे इन स्टेट से आते हैं उनको पता होना चाहिए ये सब। सेंट्रल जोन के अंदर कौन सी आती है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद के अंदर। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें, जो फिलहाल जिसकी 25वीं मीटिंग हुई थी, इसके अंदर कहाँ कहाँ से आते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। इसी वजह से जो ये मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, ये कहाँ पे होस्ट हुई थी? कोलकाता के अंदर। वेस्टर्न जोनल तो यहाँ पे पढ़ लेना, ऐसे ही साउदर्न है। अब बात करते हैं जितने भी ये काउंसिल है, इनको चेयर कौन करता है? तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई जो इनका चेयरमैन रहेगा, हर एक जोनल काउंसिल का सिंगल चेयरमैन रहता है, वो है यूनियन होम मिनिस्टर। वो हर एक जोनल काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे। अब बात करते हैं वाइस चेयरमैन कौन रहेगा। तो वाइस चेयरमैन जितनी भी स्टेट हर एक काउंसिल के अंडर में आती है, तो उन्हीं के जो चीफ मिनिस्टर है, वो बारी बारी हर साल रोटेशन बेस पे उसके वाइस चेयरमैन बनते रहते हैं। अब बात करते हैं मेंबर कौन कौन होंगे। पहला तो चीफ मिनिस्टर हो गया, दूसरे दो मिनिस्टर और होंगे जो जिसको नॉमिनेट करेंगे वहाँ के गवर्नर। हर एक स्टेट का जिस स्टेट की बारी आएगी, तो उसी स्टेट का गवर्नर दो मिनिस्टर्स को नॉमिनेट कर देगा। ठीक है। अब एडवाइज़र्स की बात करें तो एडवाइज़र्स में प्लानिंग कमीशन एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी, है ना, जो कि अभी नीति आयोग, मतलब जिसको अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो वो एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी हर एक जोनल काउंसिल से। साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरी होंगे या फिर दूसरे ऑफिसर्स होंगे, उसको कौन नॉमिनेट करेगा? वो नॉमिनेट करे जाएंगे स्टेट्स के द्वारा अपनी अपने जोन्स में। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? पहला तो पूरे देश को एकजुट रखना। ठीक है। पूरे देश के अंदर समान रूप से ग्रोथ हो, ये सारे इनके काम हैं। सारी स्टेट और सेंटर आपस में कोऑपरेट करें, अपने अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करें। और किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, तो स्टेट और सेंटर उसमें आपस में कोऑपरेट करके उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें, मतलब उसको स्टार्ट करें। अब बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन तो वही बात है, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग अच्छे से करें। ऊपर से कोई भी मैटर हो, लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होगी, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इनमें किसी भी तरह का कोई भी मतभेद हो, तो उनको बैठ के आपस में इन्हीं काउंसिल्स के अंदर सुलझाया जाए, उन मैटर्स को ख़त्म किया जाए। कोई भी मैटर हो रिलेटेड टू अराइजिंग आउट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, तो उनको भी इस काउंसिल के अंदर रिजोल्व किया जाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बताइएगा कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास की टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कोई भी सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।